गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ अ लेक्चर सीरीज़ ऑफ फैमिली लॉ। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम फैमिली लॉ के दो पार्ट, जैसे कि हम जानते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इन दोनों ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे इस फैमिली लॉ सेकेंड LLB 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारे पास 4 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट हमारे हिंदू लॉ को डील कर रहा है और 2 यूनिट मुस्लिम लॉ को डील कर रहा है। अगर हम सिलेबस को देखें और हिंदू लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट में हमें टॉपिक्स मिल जाते हैं देखने को। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोपाशनरी, कर्ता, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो बेसिकली जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसको पढ़ने के लिए इसके पहले हमें जो क्लासिकल हिंदू लॉ था, उसके पहले कस्टमरी रूल्स थे, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल, और जो दो स्कूल हैं ऑफ हिंदू लॉ के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल है मिताक्षरा एंड दया भागा, इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। देन हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पे आएंगे, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट इसके पहले, जैसे कि हम फैमिली लॉ में जान रहे हैं कि जो अलग अलग फैमिली लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं, एदर इट इज़ अ मैरिज, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस, इन सभी को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में कवर कर चुके हैं। चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो। लास्ट बचता है हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बट हिंदू सक्सेशन एक्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ कस्टमरी फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उन पे आना पड़ेगा और उनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देन ही हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट का। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे पहला जो टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है, वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो हम लोग हर टॉपिक के पहले एक सिनॉप्सिस बना लेंगे, उस सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ही हम लोग लेक्चर सीरीज़ को कवर करेंगे। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की हम बात कर रहे हैं, इस पर हम लोग इसका मीनिंग, कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक, और ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कोपाशनरी सिस्टम यानी कि सहदायकी से, और एक संयुक्त हिंदू परिवार में कैसे अंतर होता है और सहदायकी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इस लाइन में इसको हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो वर्ड है जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू जॉइंट फैमिली, इसे बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आता है, एक वर्ड आता है, ठीक। तो हम दोनों का मतलब समझेंगे क्या होता है। बट अगर हम हिंदू जॉइंट फैमिली इसको लिखते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो पहले इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देयर आर 3 वर्ड्स, हिंदू, then joint, and the third word is family. When we talks about the Hindu and the define the term is a Hindu, हमें जो मिलता है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, चाहे वो हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, तो हमें अप्लीकेशन ऑफ द एक्ट जो हमें देखने को मिलता है। जब डेफिनेशन की हम बात करते हैं, हिंदू कौन होगा, तो सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हो या हिंदू सक्सेशन एक्ट हो। तो जब आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू कौन होगा, हिंदू तो कहता है सेक्शन 2 बताता है, एनी पर्सन इज अ हिंदू हु इज बाय द रिलीजन हिंदू, वीर शैव, जो कहाँ से बिलोंग करता है, वीर शैव से, लिंगायत से, ब्रह्म समाज से, प्रार्थना समाज से, आर्य समाज से, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, बाय द रिलीजन, उन्हें इन द आइज ऑफ लॉ क्या माना गया है, दे आर कवर इन द डेफिनेशन ऑफ हिंदू। हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे नहीं जाते हैं कि हु इज़ हिंदू कैसे आया, बट टू द पॉइंट अगर हम बेयर एक्ट लैंग्वेज पे जाते हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या अदर जो इनैक्टमेंट्स है हिंदू लॉ के, वहाँ पे जो हमें कॉमन डेफिनेशन देखने को मिल जाती है कि हिंदू के डेफिनेशन में कौन आएगा, तो हिंदू में आता है, कहते हैं कि हिंदू इंक्लूड्स द पर्सन हु इज़ बाय बर्थ, बाय रिलीजियन, बाय बर्थ हिंदू, और द पर्सन हु इज़ बिलोंगिंग और फ्रॉम द डिफरेंट सेक्ट लाइक वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, who is Buddhist, Jain, Sikh. These are person are called Hindu. And the person who is a Muslim, Christian, Parsi, Jews by the religion, they are not covered in the definition of Hindu. And the person whether he is a legitimate और इलेजिटमेट, अगर कोई बच्चा क्या है, धर्मज है या अधर्मज है, जिसके पेरेंट्स क्या हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, बाय रिलीजन, वो चाइल्ड को भी, उस बच्चे को भी हम धर्म क्या कहेंगे, वो बच्चा कैसा होगा, वो
हिंदू होगा, या दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स हिंदू है और उस बच्चे का ब्रॉटअप कैसे हुआ है, उसका पालन पोषण कैसे हुआ है, उसकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, एज अ हिंदू हुई है, तो उस बच्चे को भी हम लोगों ने क्या किसके डेफिनेशन में रखा है, हिंदू के डेफिनेशन में रखा है। इट मीन्स कि जो हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इट इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट अंडर द हिंदू लॉ, इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अनदर बॉडी और इंस्टीट्यूशन। तो ये अप्लीकेबल नो डाउट किस पे होगा, द पर्सन हु इज बिलोंग टू न हिंदू एंड द पर्सन हु इज अ हिंदू। ठीक, तो हमें वर्ड समझ में आ गया कि हिंदू का मतलब क्या होता है। तो हिंदू का मतलब क्या होगा, द पर्सन हु इज बाय बर्थ बाय रिलीजन हिंदू एंड द पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सेक्स लाइक वैर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, दीज आर द हिंदू। देन when we talk about the family is a social institution, whether the people, हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते भी हैं कि कैसे एक फैमिली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे एक न्यूक्लियर फैमिली और एक जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो फैमिली मतलब ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, लिटरल इंटरप्रिटेशन। ठीक, व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉइंट, तो इट मीन्स कि द पर्सन यानी कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, दे आर द ज्वाइंट एक दूसरे से संयुक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाय विच, किस वे से। तो यहाँ पे हमारे हिंदू लॉ में प्रिजम्पशन है कि जितनी भी हिंदू फैमिलीज होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आती हैं, और उनके ज्वाइंटनेस का प्रिजम्पशन होता है। देयर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ एवरी हिंदू फैमिली इज देयर टू बी अ ज्वाइंट फैमिली। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ जगन्नाथ वर्सेस लोकनाथ 1981। ठीक, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोगों को पहला कॉन्सेप्ट जो समझना ही है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। तो उसके लिए पहला हम लोगों ने वर्ड समझा है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या होता है। हिंदू पर्सन कौन होगा, ज्वाइंट किससे ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होगा बाय द फूड, बाय द शेल्टर, बाय द प्रॉपर्टी, कि वहाँ पे उस फैमिली में जितने मेंबर हैं वहाँ की प्रॉपर्टी का क्या है, ज्वाइंटनेस, सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है, संयुक्त रूप से इंटरेस्ट है, जहाँ पे दो से अधिक लोगों का एसोसिएशन है। तो अगर हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली या हिंदू ज्वाइंट फैमिली को कहें तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी फैमिली जो जिसमें सभी पर्सन को होंगे, नो डाउट वो हिंदू होंगे, और वो किस तरीके से एक दूसरे से संयुक्त होंगे, कैसे अटैच्ड होंगे, कैसे एक दूसरे के कंपोजिशन बनेंगे, वो बनेंगे बाय द वे ऑफ प्रॉपर्टी। उनकी यहाँ प्रॉपर्टी में डिवाइड नहीं होगा, सबका कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन शेयर होगा। इज इट, तो कहते हैं हिंदू लॉ देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट एवरी फैमिली इज अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती क्या है, और इट इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट अंडर द हिंदू लॉ। और जब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, तो अगर हम जहाँ देखेंगे, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि there are two schools of Hindu law, basically Mitakshara and the Dayabhaga, and the Mitakshara which is the oldest form of school, and इसी का रिफॉर्मेटिव हुआ था दयाभागा। ठीक है, जो मिताक्षरा था which is based on the याज्ञवल्क्य लिखने वाले, इसके जो ऑथर थे विजय नेश्वरा, and it is applicable of whole of India except the state of Assam and Bengal, and it deals with the all the topic of the फैमिली लॉ, हर टॉपिक से डील करता है। ठीक है, और दयाभागा क्या था, दयाभागा रिफॉर्मेटिव स्कूल था। ठीक है, ऑथर इसके जमुतवाना, बंगाल और असम में बेसिकली प्रिवेल कर रहा है, और जिस सब्जेक्ट मैटर पे ये डील कर रहा था दयाभागा, इट इज़ बेस्ड ऑन पार्टीशन और इनहेरिटेंस। तो ये बेसिकली दो स्कूल्स इंपॉर्टेंट स्कूल हैं। इसको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली को पाशे देखेंगे तो मिताक्षरा लॉ ऑफ स्कूल की एक अलग आइडियोलॉजी है और दयाभागा लॉ ऑफ स्कूल की एक अलग आइडियोलॉजी आएगी। तो हम लोग अभी तक ये समझे हैं कि एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, कैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक, देन अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, उसकी संरचना की करें कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली की को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो कहते हैं कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली, एक हिंदू जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। एक जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या आएगा, जैसे कि क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार की संरचना। क्योंकि इसमें देखिए ये क्वेश्चन पेपर के टाइप में है तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, बट आप एक कॉन्सेप्ट समझ लोगे, उस कॉन्सेप्ट को इस हायरार्की में, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट कैसे हम किस लाइन में चलेंगे कि पहले हम जॉइंट हिंदू फैमिली समझे, फिर उसका कंपोजिशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे, तो एक सीरीज़ में रहेगा तो ईजी टू अंडरस्टैंडिंग में रहेगा। बाकी आप लोग अपने नोट्स इस चीज़ को टाइम टू टाइम इसको देखते रहना और इसी से रीड आउट करना।
करना, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, जैसे कि शॉर्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग कोपासनी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कोपासनी समझने से पहले हमें जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब समझना आना चाहिए। तो जब हम कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो कहते हैं कि अ हिंदू जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब एक संयुक्त हिंदू परिवार की संरचना, उसमें कौन इंक्लूड होगा, उसमें एक कॉमन एंसेस्टर होगा, एक मतलब बोलते हैं दो सबके लिए एक कॉमन एंसेस्टर पूर्वज होगा, एंड ऑल हिज लीनियल मेल डिसेंडेंट, उसी पूर्वज के अनुक्रम में जितने भी पुरुष डिसेंडेंट हैं, वंशज हैं, वो होंगे। कहाँ तक? अप टू एनी जनरेशन, कोई जनरेशन नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जैसे कि हम लोग डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या उसमें एक रिलेशनशिप देख लेते थे कि पर्टिकुलर रिलेशनशिप में देखते थे कि मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में या सपिंडास रिलेशन में 5 और 3rd जनरेशन फ्रॉम द मदर और फादर देखते थे। बट जॉइंट हिंदू फैमिली कहता है कि कोई कॉमन मेल एंसेस्टर हो और उसके अनुक्रम में कोई लीनियल मेल डिसेंडेंट आ रहा है अप टू एनी जनरेशन, किसी भी जनरेशन तक। साथ ही साथ क्या और कौन होंगे? टुगेदर विद द वाइफ, जो मेल डिसेंडेंट हैं उनकी वाइफ और विडोज एंड unmarried daughter. Point to be noted that here is not mentioned the married daughter. It means कि अगर आफ्टर अंडरस्टूड है कि मैरिज होने के बाद डॉटर का जो घर होगा, जो हाउस होगा, वो उसका हस्बैंड का हाउस हो जाएगा। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में किसको लेंगे कि एक कॉमन मेल एंड सिस्टर आएगा, ठीक है। उसके लीनियल, उसके अनुक्रम में, उसकी लाइन में ही जितने भी पुरुष वंशज होंगे, डिसेंडेंट होंगे, वो ठीक किसी भी जनरेशन तक, अप टू एनी जनरेशन, देयर इज अ नो बार एनी फिक्स जनरेशन, अप टू एनी एन नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। उनके साथ उनकी वाइफ्स, विडो और अनमैरिड डॉटर ऑफ, किसकी? अनमैरिड डॉटर ऑफ मेल डिसेंडेंट की नहीं, अनमैरिड डॉटर ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर, जो कॉमन एंसेस्टर है उसकी डॉटर, एंड द लीनियल मेल डिसेंडेंट एंड अनमैरिड डॉटर ऑफ द कॉमन एंसेस्टर एंड द लीनियल मेल डिसेंडेंट, जो लीनियल मेल डिसेंडेंट है उनकी डॉटर्स, ठीक। ये सब मिलकर क्या क्रिएट कराएंगे? ये सब क्रिएट करेंगे हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली। इट मीन्स क्या हो गया कि कॉमन एंसेस्टर की ज़रूरत है, नेसेसरी है, किस चीज़ के लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली इनटू एन एग्जिस्टेंस, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली को अगर एग्जिस्ट कराना है, अस्तित्व में लाना है, तो सबसे पहले क्या होगा? एक कॉमन एंसेस्टर होना जरूरी है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट्स द कॉन्टीन्यूस, उसके कंटिन्यूस होने के लिए कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली कंटिन्यू हो गई, लेट्स सपोज उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो क्या जॉइंट हिंदू फैमिली समाप्त हो जाएगी, डेड हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी? नहीं, क्या होगा? वो जॉइंट हिंदू फैमिली कंटिन्यू रहेगी। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने चाहें तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज मानते हैं ये एक पर्सन है, ही इज़ अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। इसकी W वाइफ है, S1 है, S2 है और D1 है, डॉटर है। इस S1 का भी सन होगा, S3 होगा, S4 होगा, इसी तरह से अप टू n नंबर ऑफ जनरेशन। ये सब कंपोजिट करके क्या बनाएंगे? ये हमारी एक जॉइंट हिंदू फैमिली को क्रिएट करेंगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट हिंदू फैमिली। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो हम लोगों ने क्या समझा आज अभी हम लोगों ने समझा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या होता है, ठीक है। उस जॉइंट हिंदू फैमिली किस पे अप्लीकेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, द पर्सन हु इज़ हिंदू, एंड द पर्सन हु इज़ हिंदू, तो हम लोगों ने जाना है कि हिंदू पर्सन कौन होगा, जैसा कि हमारे बेयर प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि कौन पर्सन हिंदू होंगे। द पर्सन हु इज़ बिलोंग टू वैष्णव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, दीज पर्सन आर द हिंदूज, एंड द पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज़, जो नहीं होंगे। लेकिन अगर जो पर्सन जो है मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी और ज्यूज़ हैं, बाय द रिलीजन, इट मीन्स दे आर नॉट द हिंदू। इज इट क्लियर? फिर हम लोगों ने समझा कि एक संयुक्त हिंदू परिवार का कंपोजिशन होता कैसे है, ठीक है। फिर अगर हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए, वो अगर हम इसको कवर करें कि जैसे कि एडिशन और रिमूवल या एडमिशन या एक्सपल्सन कह सकते हैं ऑफ अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या
एक तो कंपोजिशन तो हो गया, क्या इसमें एडमिट हो सकते हैं और पर्सन कैसे आ सकते हैं, ठीक। तो इसमें खाली एडमिशन या एडिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली कुछ मोड्स हैं, वो हो सकता है कैसे, आइदर बाय द मैरिज, आइदर बाय द बर्थ और बाय द अडॉप्शन। इट मीन्स मैरिज हुई एक हिंदू परिवार में, उसकी वाइफ आई, जैसे लीनियल डिसेंडेंट था, लीनियल मेल डिसेंडेंट था, उसकी मैरिज हो गई, उसकी वाइफ आ गई, तो नाउ द वाइफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक। उस फैमिली में किसी बच्चे का बर्थ हुआ, तो जो बर्थ से चाइल्ड आया, नाउ इट ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, देयर इज नो नीड ऑफ टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए हम नेचर की हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, तो कहते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वहाँ मेंबर्स के बीच में कोई एक करार नहीं करके वहाँ सदस्यता नहीं ली जाती है, वो स्टेटस बाय बर्थ होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है एडिशन के लिए या मेंबर्स के ऐड होने के लिए, वो है अडॉप्शन। और अडॉप्शन के लिए हम लोग पढ़े हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। एक वैलिड अडॉप्शन कैसे होगा, चैप्टर 2 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। जब एक वैलिड अडॉप्शन हो जाता है, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, उसे हम रिवोक्ड नहीं कर सकते। ये बेसिकली 3 मोड हैं जिनके थ्रू क्या किया जा सकता है, कोई मेंबर, कोई पर्सन जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐड हो सकता है। तो क्या इसका रिमूवल भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। कोई अगर जॉइंट हिंदू फैमिली है, वहाँ से किसी पर्सन को जॉइंट हिंदू फैमिली से सेपरेट कैसे हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, बाय द पार्टीशन, ठीक, बाय द डेथ। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वो उसका स्टेटस वहाँ से सेपरेट हो जाएगा। कन्वर्जन, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट अंडर द हिंदू लॉ, और बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू पे एप्लीकेबल होगा। अगर किसी पर्सन ने कन्वर्जन करा के अनदर रिलीजन में चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली के स्टेटस से डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, वहाँ से वो अलग हो जाएगा। और क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था क्या, अनमैरिड डॉटर, ठीक, अगर उस डॉटर की मैरिज हो जाएगी तो वहाँ से उस जॉइंट हिंदू फैमिली के स्टेटस से वो क्या, उसका क्या हो जाएगा, उसका रिमूवल हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर ओनली 3 मोड्स by which a person can be admitted in a joint Hindu family, such as by the marriage, by the birth or by the adoption। और मैरिज को भी देखिए अडॉप्शन उसमें भी आ रहा है, एडिशन में भी आ रहा है, रिमूवल में भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर वो डॉटर है अनमैरिड डॉटर, जब तक वो अनमैरिड है तब तक तो वो अपने फैमिली की मेंबर है जॉइंट हिंदू फैमिली में। जैसे ही वो उसकी मैरिज हो जाती है, देन सी विल बी द पार्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ हर हस्बैंड, वो हस्बैंड की हो जाएगी, तो उस फैमिली से रिमूवल हो जाएगा, दूसरे फैमिली में उसका एड ऑन हो जाएगा। तो 2 जो पॉइंट है एडिशन और रिमूवल का, इनको हम लोग कंपोजिशन में ही कवर करते हैं, कैसे कि एक संयुक्त हिंदू परिवार की संरचना हो सकती है। फिर हम लोग जब प्रकृति और नेचर की बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, तो हम लोगों ने कहा कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, उसको हम किसी के मेंबर्स के द्वारा वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है ना, ऑफर और ऑफरी है, कोई कंसिडरेशन है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल अप्लीकेबल नहीं होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस, वो स्टेटस से ही आता है, इसीलिए यह डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली को पार्टनरशिप से। क्योंकि जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी हम लोग देखते हैं तो पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट नॉट बाय द स्टेटस। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली अपने स्टेटस से होता है। अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ है जॉइंट हिंदू फैमिली में, वो ऑटोमेटिकली उस जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे नेचर की हम बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ नॉट अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन नहीं है। इट हैज़ नो लीगल एंटिटी, इसका कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं होता है। इट मतलब क्या हो गया कि इट इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मेंबर हु कॉन्स्टिट्यूट, इसमें जो मेंबर है उनको और जॉइंट हिंदू फैमिली को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये अपने आप में एक यूनिक बॉडी है। और इसी बात को रेटिफाई किया गया था, केस का नाम था छोटे लाल वर्सेस झंडेलाल 1972 में। तो बेसिकली अगर हम नेचर की हम अगर बात करते हैं, और नेचर में अगर हम कवर करें कि जॉइंट हिंदू फैमिली या संयुक्त हिंदू परिवार का नेचर कैसा होता है, तो नेचर कैसा है, इट इज़ नॉट अ कॉरपोरेशन और अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। क्यों, क्योंकि इसमें जिसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम मेंबर्स को और जॉइंट हिंदू फैमिली को दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और इसका क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होता है, बाय दी स्टेटस होता है। क्लियर है। और इसी बात का रेटिफिकेशन किया गया था छोटे लाल वर्सेस झंडेलाल में। फिर जैसा कि हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है कि इसका प्रिजम्पशन रहा है, देयर इज़ नो प्रिजम्पशन दैट कि जॉइंटनेस ऑफ फैमिली पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है मतलब प्रॉपर्टी से तो जॉइंट होते हैं। अब इसमें यह भी पॉइंट आता है क्या, अगर उस मेल पर्सन की जो कॉमन मेल पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है, इट डजेंट मीन कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली कम्स टू एंड।
जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ा हम लोगों ने कि फॉर द इनिशियल स्टेट, क्रिएशन के लिए हमें उसकी ज़रूरत है, क्रिएशन के लिए उसकी आवश्यकता है। बट एक बार जब क्रिएट हो गई देन ऑब्वियस सी बात है, वहाँ तो मेल मेंबर आ गया, फादर का सन आ गया, वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली को कैरी ऑन करे रहेगा। बट स्टार्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है। तो एक अनदर केस इसमें एक हेल्ड हुआ कि ग्वाली वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स मैसूर का केस है, ग्वाली वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स मैसूर, जिसमें कहा गया कि एक सिंगल मेल और अ फीमेल कैन नॉट मेक अ हिंदू जॉइंट फैमिली इवन इफ द असिस्ट आर प्योरली एंसेस्ट्रल, इवन दे हैव अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एक सिंगल मेल और फीमेल नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि वहाँ पे कौन नहीं आ जाएगा, जब तक वहाँ पे एक लीनियल मेल डिसेंडेंट नहीं आ जाएगा, तब तक वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कंपोजिशन हो गया है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ग्वाली वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स मैसूर। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे कंपोजिशन को लेकर, अगर हम बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली के, तो कहते हैं क्या एक पर्सन है, एक मेंबर है जो जो स्टार्ट कर देता है लिविंग सेपरेटली रह रहा है, एक घर में नहीं रह रहा है, एक छत के नीचे नहीं रह रहा है, क्या जॉइंटनेस का मतलब ये समझा जाए कि वो एक छत के नीचे रह रहे हों, सब मेंबर्स एक साथ रह रहे हों? कि क्योंकि हम लोग जॉइंटनेस के लिए क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, इट मीन्स कि वहाँ पे उस प्रॉपर्टी में, उस जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी में सबका अभी कॉमन इंटरेस्ट है, सबका शेयर अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, सबका शेयर है लेकिन सबका डिसाइड पार्टीशन के थ्रू अभी अलग नहीं किया गया है। तो एक कहते हैं कि एक अगर कोई सिंगल पर्सन है, मेल मेंबर है, या कोई जो स्टार्ट कर देता है लिविंग सेपरेटली रह रहा है, तो क्या माना जाए, क्या उसका वो स्टेटस है जॉइंटनेस का, जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो ख़त्म हो जाएगा? तो कहा गया नहीं, क्योंकि अभी उसका शेयर उस जॉइंट हिंदू फैमिली में है, अभी डिवाइडेड नहीं हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो अलग जाके रह रहा है। अगर एक सन है और सन के साथ मैरिज हो जाती है तो वो घर से अलग जाके कहीं जॉब कर रहा रह रहा है, तो इट डजेंट मीन कि जॉइंट हिंदू फैमिली का स्टेटस वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया है। इसी बात को हेल्ड किया गया था पटेल वर्सेस पटेल 2000 के केस में भी किया गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली, कि जॉइंट हिंदू फैमिली का बेसिस क्या होता है, उसका मीनिंग मतलब क्या होता है, और किस बेस पे वो जॉइंट होते हैं, देन उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग इस जॉइंट हिंदू फैमिली के जो स्पीसीज़ के फॉर्म में, इसी का जो सब पार्ट आएगा, कोपार्टनर, सहदायिकी, इस चीज़ को कवर करेंगे। देन आगे इसी लेक्चर सीरीज में हम लोग फिर डिफरेंशिएट देखेंगे कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपार्टनरी में कैसे डिफरेंशिएट होता है, क्या दोनों अलग बॉडी जो रखी गई हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू।